अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो उनका कार्यभार कौन संभालता है? उत्तर करें छात्रों, चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए। दीपक, आप अपने आप को अनम्यूट करके उत्तर दीजिए। तब सर सुप्रीम कोर्ट के जज सर संभालेंगे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आप बताएं सर। हाँ विनय, आप भी बता दीजिए। सर, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों सर अपने पद पर नहीं होते हैं तो सर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो सर वो ग्रहण करता है, सर वो संभालता है कार्यभार। बहुत अच्छे विनय, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनका स्थान ग्रहण करता है। छात्रों, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्रों, आज हम मुख्य न्यायाधीश के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े जी। और अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? सर, राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय सर हाई कोर्ट होता है। विनय, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया पर आपका उत्तर सही नहीं है। दीपक, आप अपने आप को अनम्यूट करके उत्तर दीजिए। राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? सर हाई कोर्ट होता है सर सबसे बड़ा न्यायालय। जी जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के बाद हम किस न्यायालय में अपील कर सकते हैं? सर सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। साक्षी, वेरी गुड, आपका भी उत्तर बिल्कुल सही है। तो छात्रों, आप सभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे भारत का उच्चतम न्यायालय का चित्र प्रदर्शित हो रहा है। सभी देख पा रहे हैं? हाँ या ना में उत्तर दें। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय का परिचय ले लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय या हम जैसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारत का संविधान या भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय सबसे बड़ा उच्च अपीलीय न्यायालय, यानी कि जैसे सबसे पहले कोई व्यक्ति अपील करता है तो लोअर कोर्ट्स में करता है, फिर अगर लोअर कोर्ट का निर्णय उसको सही नहीं लगता है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। ऐसे भी अगर वह संतुष्ट नहीं होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट उसका आखिरी लास्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद उसका निर्णय उसको मान्य करना ही पड़ता है। जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनता है। इसके अलावा राज्यों के बीच विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों जैसे गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं को आमतौर पर सीधे उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी सन 1950 को हुई थी और इसके बाद से इसके द्वारा आज तक कुल 24,000 से अधिक निर्णय दिए जा चुके हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परिचय, इसके विषय में बात करेंगे। भारत गणराज्य में अब तक कुल 47 वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश उनको मिला के बात कर रहे हैं, तो कुल 47 न्यायाधीशों ने
मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दी है। न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इन यहाँ पर मैंने लिंक अटैच किया है इसके साथ, तो आपको मैं फोटो दिखाने जा रहा हूँ जो हमारे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनकी। सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? तो ये हमारे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं एच.जे. कानिया जी। इनका पूरा नाम है सर हरिलाल जे किशन दास कानिया। ये स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और इनका निधन पद संभालते हुए सन 1951 में हुआ था। बाकी और भी जानकारी इनके विषय में दी गई है, जैसे इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और क्या किस पद पर ये रहे। बाकी निजी जीवन आप संपूर्ण जानकारी इस लिंक के द्वारा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब वापस हम अपने विषय पर आते हैं, आगे देखते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे तथा वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं श्री अरविंद बोबड़े जी, इनके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसके साथ भी मैंने लिंक अटैच किया है, तो आपकी स्क्रीन पे श्री भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में जानकारी आपके सामने आ रही है। तो शरद अरविंद बोबड़े जी आज वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले ये पूर्व में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और मुंबई जो हाई कोर्ट है वहां के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। भारत के ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके विषय में भी आप संपूर्ण जानकारी इस लिंक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब वापस अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। भारत का न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। एक यहाँ पे जानकारी, काफी महत्वपूर्ण जानकारी और दी गई है। न्यायमूर्ति श्री वाई.वी. चंद्रचूड़ जो थे, ये सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने कुल 2696 दिनों तक अपनी सेवा दी है। और जबकि जो कमल नारायण सिंह जी थे, इन्होंने सबसे कम दिनों तक अपने पद पर रहने वाले ये मुख्य न्यायाधीश थे। छात्रों, अब बताएं विद्यालय में हमें शिक्षा कौन देता है? छात्र उत्तर करें। विद्यालय में हमें शिक्षक देता है। बिल्कुल सही दीपक, आपने सही उत्तर दिया है। वेरी गुड निकिता, आपने भी सही उत्तर दिया है। विद्यालय में हमें शिक्षा अध्यापक देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को पढ़ाने के लिए विषय किस आधार पर दिए जाते हैं? वेरी गुड निकिता, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। शिक्षक को पढ़ाने के लिए विषय उनकी योग्यता के आधार पे दिए जाते हैं। तो जिस प्रकार शिक्षक को विषय उनकी पढ़ाने के लिए जो विषय दिए जाते हैं वो उनकी योग्यता के आधार पे दिए जाते हैं, तो इसी प्रकार हमारे मुख्य न्यायाधीश पद की भी कुछ योग्यताएं हैं, उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहली योग्यता है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में वह रह चुका हो। लास्ट पॉइंट है, वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होना चाहिए। विधि वेत्ता मतलब जैसे कानून की संपूर्ण जानकारी हो। अब हम बात करेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में बताया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से जिनसे परामर्श करना आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर संवैधानिक प्रावधान ना होने, कोई हमारे संविधान में मतलब स्पेशल कोई प्रावधान इनके लिए नहीं है। इस वजह से जो सर्वोच्च पद की नियुक्ति होती है, अभी तक पिछली परंपराओं का ही उसमें सहारा लिया जाता है, जिसके तहत जो मौजूदा हमारे मुख्य न्यायाधीश जब रिटायर होते हैं, अपनी सेवानिवृत्त होते हैं, जब उनकी उम्र 65 साल वैसे निर्धारित है कि 65 साल की उम्र तक उनकी जो सेवा रहती है, अगर वो उसको पूरा कर लेते हैं जब उनकी नियुक्ति होती है उससे, तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जो जज होते हैं उनको बतौर मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो उनकी पूर्व न्यायाधीश की जगह ले लेते हैं। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का चयन उनकी उम्र से नहीं होता है, बल्कि इस बात से तय किया जाता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जो जब जज नियुक्त किया गया तब से कितने समय तक वो जज के रूप में काम कर चुके हैं, इससे उनकी वरिष्ठता यहाँ पर तय करी जाती है। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोलेजियम सिस्टम। क्योंकि इसका एक अहम रोल होता है जजों की नियुक्ति में, तो इसके विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक लिंक मैंने प्रोवाइड कराया है, अटैच कर रखा है, इसके द्वारा हम कोलेजियम सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो छात्रों, कोलेजियम सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कोलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर सन 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था। कोलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादलों की सिफारिश करता है। कोलेजियम की सिफारिश जब ये दूसरी बार सिफारिश एक नामों की सूची तैयार करते हैं, उनको जब ये दोबारा भेजते हैं तो सरकार को उसे मानना ही होता है। थोड़ा सा और इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कोलेजियम वकीलों या जजों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजता है। इसी तरह केंद्र भी अपने कुछ प्रस्तावित नाम कोलेजियम को भेजती है। ठीक, केंद्र के पास कोलेजियम से आने वाले नामों की जांच और आपत्तियों की छानबीन की जाती है और रिपोर्ट वापस कोलेजियम को भेजी जाती है। सरकार इसमें से कुछ नाम अपनी ओर से सुझाती है। कोलेजियम केंद्र द्वारा सुझाए गए नामों और कोलेजियम के नामों पर केंद्र की आपत्तियों पर विचार करके को दोबारा केंद्र के पास भेजता है। ठीक, इस प्रकार से यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो हम वापस अपने विषय पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है मुख्य न्यायाधीशों को अपदस्थ करने की प्रक्रिया, मतलब उनके पद से कैसे हटाया जाता है, इसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अपनी, जो सबसे पहले हमारे पास है कि जज को हटाने के लिए लोकसभा के 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव स्पीकर को दिया जाता है। फिर स्पीकर या जो सभापति होता है उसे स्वीकार करता है और 3 सदस्यों की एक समिति बनाता है। समिति कदाचार और दुर्व्यवहार की जांच करती है, क्योंकि इसी के आधार पे मुख्य न्यायाधीश को अपदस्थ करने का जो प्रस्ताव लाया जाता है इसी आधार पे लाया जाता है। फिर यह रिपोर्ट जो है स्पीकर सभापति को वापस भेजते हैं, सभापति को वापस भेजी जाती है और
फिर या संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसके ऊपर प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव पास होने के बाद या राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ हम कार्य देख लेते हैं। सबसे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट संविधान और भूमि के कानूनों का अंतिम निर्णायक है। सभी को स्क्रीन दिख रही है सही से? अगला, सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र या एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विवादों को हल करने के लिए मूल और अन्य क्षेत्राधिकार हैं। भारत के संविधान के संरक्षक और अभिभावक के रूप में सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मुद्दों पर सलाहकार निर्णयों को जानकारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लेख जारी करता है। और अंतिम है, सुप्रीम कोर्ट के में सशस्त्र सेवाओं को छोड़कर किसी भी अदालत से किसी भी मामले को विशेष अपील सुनने के लिए व्यापक विवेकपूर्ण शक्तियां हैं। मतलब जो सैन्य मामले होते हैं, सशस्त्र सेवाओं के मामले होते हैं, उनको छोड़कर किसी भी कोर्ट का कोई भी मामला है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई करवाई जा सकती है। अब छात्र बताएं कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? छात्रों उत्तर दीजिए। बोबड़े। दीपक पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सर पूरा नाम नहीं पता सर। वर्तमान समय के मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़ेनाथ जी हैं। विनय, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर, मुख्य न्यायाधीश करता है। जिसने भी अपने आप को अनम्यूट करके रखा हुआ है वो अपने आप को म्यूट कर ले। सर, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने दीपक। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। मुख्यमंत्री पद की कोई दो योग्यताएं बताइए। सर, मुख्यमंत्री पद पहले तो सर वो देश का नागरिक होना चाहिए। और मुख्य न्यायाधीश पद की कोई दो योग्यताएं बतानी है आपको। सर, सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना चाहिए जी। और एक और बताइए। हाँ, और सर वो क्या कहते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 साल का कार्य किया हो सर, नहीं तो सर किसी भी राज्य का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, किसी राज्य की हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। बिल्कुल सही उत्तर दिया विनय आपने। तो छात्रों, अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक सारांश देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसा कि अभी आपने बताया। मुख्य न्यायाधीश के पद की दो योग्यताएं निम्न हैं। पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक लिंक भी अटैच किया हुआ है। ये वीडियो का लिंक है, यूट्यूब वीडियो का लिंक है, जिसके माध्यम से आप मुख्य न्यायाधीश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसको आपको खोल के भी दिखा देता हूं। इसमें आप मुख्य न्यायाधीश के बारे में संपूर्ण उनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, उनके कार्य शक्तियां, उनकी योग्यता, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो छात्रों आगे बढ़ते हैं।
अब आपके गृह कार्य का समय है। सबसे पहला जो गृह कार्य आपका है कि भारत की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को आपको विस्तार से लिखना है। दूसरा, मुख्यमंत्री की योग्यताओं को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको प्रदर्शित करना है। धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है।